हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू एग्जाम एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे और राज्य सरकार में राज्य के तीनों अंगों के बारे में चर्चा की थी हमने। और तीनों अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इनकी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और उसी कड़ी में हम शुरू करने वाले हैं सरकार के तीसरे स्तर की, जिसमें तीसरे स्तर में आता है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। और पंचायती राज को उपनाम स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा शासन करना क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्तर पे स्थानीय समस्याओं का स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर आप भारत का विकास करना चाहते हो तो सबसे पहले किसका विकास करना होगा? आपको पंचायतों का विकास करना होगा, गांवों का विकास करना होगा, क्योंकि भारत की आत्मा है वो गांव में निवास करती है। यह किसका कथन है? गांधी जी का। और भारत के मूल संविधान में पंचायत राज, जिसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, इनका उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं था, बल्कि थोड़ा सा वर्णन मिलता है, वो नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, और वो भी आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में किसका वर्णन मिलता है? पंचायती राज के गठन के बारे में वर्णन मिलता है। उसमें लिखा गया था कि भारत में पंचायती राज का गठन होगा, यह आर्टिकल 40 में। और 40 में यानी संविधान के भाग 4 में, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, उसमें वर्णन मिलता है। और आपको पता है गांधी जी, यानी मैंने जब पॉलिटी शुरू की थी उस टाइम, जब संविधान सभा पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि संविधान सभा का सदस्य नहीं थे कौन? गांधी जी। अगर गांधी जी उस टाइम, यानी जब मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम तक अगर गांधी जी होते तो ग्राम स्तर की जो दशा आज देखने को मिलती है 73वें संविधान संशोधन के बाद, वो उस टाइम यानी भारत के मूल संविधान से ही देखने को मिल जाती। क्या? क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उसी दौरान महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें पंचायती राज और शहरी स्तर पर नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया। तो यानी आज जो वर्तमान में पंचायती राज की जो दशा देखने को मिल रही है, वो अगर महात्मा गांधी जी मूल संविधान तक लागू होने तक अगर जिंदा रहते तो वो उसी टाइम में मिल जाती। और इसी कड़ी में एक गांधी जी ने सिद्धांत दिया था, जिसको सागरवर्तीयता का सिद्धांत कहा जाता है। और गांधी जी ने कहा कि जिस प्रकार समुद्र में कुछ फेंका जाता है, उसकी लहरें इस प्रकार फैल जाती हैं, उसी प्रकार यानी अगर शक्तियों का विभाजन करना है तो क्या करना पड़ेगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। और यह सिद्धांत किसका सिद्धांत है? गांधी जी का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? गांधी जी का सागरवर्तीयता का सिद्धांत है। तो गांधी जी का सागरवर्तीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर गांव का विकास करना है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। और फिर सत्ता के विकेंद्रीकरण में 2 स्तर, एक में संघीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। क्या? एक संघीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। और भारत में वैसे 3 स्तर देखने को मिलता है, संघीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्वशासन स्तर, या स्थानीय स्तर भी बोल सकते हो, पंचायती राज स्तर भी बोल सकते हो, यह तीसरा स्तर है। और स्थानीय स्तर को फिर 2 भागों में डिवाइड किया, एक ग्रामीण स्तर और दूसरा शहरी स्तर। और ग्रामीण स्तर में पंचायती राज और शहरी स्तर में नगर पालिका। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज का गठन का उल्लेख किया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ, वो भी कब हुआ था? 1992 में। तो 74वां 74 अमेंडमेंट होता है 1992 के अंदर, और उसमें नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया। तो सबसे पहले
अगर आपको पंचायती राज में सरपंच का चुनाव लड़ना है तो उसकी मूल योग्यता क्या है, यानी आपने जब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ा तो सबसे कॉमन जो योग्यता थी वो क्या थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और लेकिन अगर पंचायती राज का चुनाव लड़ना चाहते हो, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी उसी पंचायत में आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जिस पंचायत के आप सदस्य हो, जिस पंचायत के आप नागरिक हो, उस पंचायत की जो मतदाता सूची में है उसमें आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। और स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि यह गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत का विकास करना है तो आपको किसका विकास करना पड़ेगा, किसका विकास करना पड़ेगा, गांवों का विकास करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, भारत का विकास कर पाओगे। और सागरवर्तीयता के सिद्धांत में सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात है वो भी गांधी जी के द्वारा की गई। उसके बाद में गांधी जी ने स्वराज की अवधारणा दी थी। स्थानीय स्वशासन को आगे ले जाने के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी, और वो गांधी जी की एक फेमस पुस्तक थी, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पटवारी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्राम स्वराज की अवधारणा का उल्लेख गांधी जी की कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो माय पिक्चर फ्री ऑफ इंडिया, माय पिक्चर फ्री ऑफ इंडिया, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो यानी उपनाम की बात करें तो स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित, शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पे, उसमें दो स्तर, एक संघीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। फिर भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण तीन स्तर पे, संघीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। उसके बाद फिर स्थानीय स्तर को दो स्तरों में डिवाइड किया गया, एक ग्रामीण स्तर और दूसरा शहरी स्तर। ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के दौरान लागू की गई, और शहरी स्तर पे नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को लेकर भारत के संविधान में 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, उसमें इसका उल्लेख किया गया था। और उसके बाद यानी स्थानीय स्वशासन की प्रजातंत्र को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन की प्राथमिक पाठशाला या लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला, आपको क्वेश्चन पूछे कि लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला किसको कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन को। किसको? स्थानीय स्वशासन को। और शहरी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत में ग्रामीण स्तर की शुरुआत कौन से काल से मानी जाती है, तो वैदिक काल में। और वैदिक काल में गांव के या पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। वैदिक काल में ग्रामीण स्तर की शुरुआत हुई थी, और उसी काल में ग्रामीण स्तर का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। और शहरी स्तर में, शहरी स्तर की शुरुआत कौन से काल से मानी जाती है, तो बौद्ध काल से। और बौद्ध काल में इसको किस नाम से जानते थे? ग्रामिकी, ग्रामिकी नाम से जानते थे। उसके बाद यानी कौन सा काल आता है? उसके बाद बात करें वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल में किस नाम से जानते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया को? तो आप सभी जानते हैं, सरपंच के नाम से जानते हैं। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और लॉर्ड रिपन के द्वारा ही स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव की अवधारणा को पारित किया था। इसलिए स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को, और लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह भी आप ध्यान में रखोगे। और गांधी जी की पुस्तक माय पिक्चर ऑफ
फ्री इंडिया, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? ग्राम स्वराज की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में पंचायती राज है वो गांधी जी के इस ग्राम स्वराज पर आधारित ही है। क्या? गांधी जी के ग्राम स्वराज पर ही आधारित है। और मैंने ये बता दिया कि इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 40 में मिलता है और यह उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में, और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में मिलता है। बात करें अनुच्छेद की, तो पंचायती राज का गठन है वो कौन से उल्लेख में है? अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 40 में। वैदिक काल में ग्रामीणी नाम से जानते थे, बौद्ध काल में ग्रामी की नाम से जानते थे पंचायत के मुखिया को, और मुगल काल में मुकदम नाम से जानते थे, और वर्तमान में सरपंच के नाम से जानते हैं। और 1870 में शक्ति के विकेंद्रीकरण के बारे में कौन प्रस्ताव लेके आए थे? लॉर्ड मेयो। शेष बचा पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।